नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 23 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ एचसीएम का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आगामी शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली 8181819473 पे क्वेश्चंस बता सकते हैं या फिर क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम पे सभी पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड का कौन सा स्थल भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली ज़िले के जोशीमठ। तो जोशीमठ अगर ऑप्शंस में रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अशोक गहलोत ने खोला था। तो अलवर राजस्थान में खोला है। तो अलवर राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। जैन धर्म का सम्मेद शिखर कहाँ पर हुआ। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ है। ठीक है, तो गिरिडीह जिले में झारखंड अगर राज्य पूछा गया होगा तो झारखंड आपका राइट आंसर होगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था। तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। वर्तमान में बांग्लादेश ढाका में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुआ था। इस लीग का गठन 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में ही हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उन्होंने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जारी किया और विभाजन अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ था। बंगाल के पूर्वी भाग में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी थी और बंगाल के पश्चिमी भाग में अधिकांश हिंदू आबादी थी, जबकि मध्य क्षेत्र में दोनों धर्म शामिल थे। बंगाल का विभाजन प्रभावी प्रशासन चलाने और हिंदू और मुस्लिम एकता को हतोत्साहित करने के लिए किया गया था। भागीरथी नदी ने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बीच एक भौतिक विभाजनकर्ता के रूप में कार्य किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दोहा और सोरठा लोकगीत कहाँ का है, जो सौराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा घोषित किया गया है। तो सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। 2023 में किस राज्य ने जातिगत जनगणना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने जातिगत जनगणना शुरू की थी। झारखंड का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन है। तो पारसनाथ जैन मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1265 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा था। तो गयासुद्दीन बलबन का था, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। एक प्रश्न आया था कि शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में। वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों ऑक्सफैम इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। के श्रीधरलू नायडू कौन है। तो वेद समाज के संस्थापक थे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। 1864 में मद्रास चेन्नई में इसका स्थापना किया गया था। वेद समाज जो कि ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। सभी धार्मिक महत्व से रहित वेद समाज के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण विचारधारा विवाह और अंतिम संस्कार की रस्मों को दिनचर्या के मामले के रूप में की थी। ठीक है,
ब्रह्म समाज, ठीक है। अब ब्रह्म समाज से बात करते हैं तो इसकी स्थापना कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। यह हिंदू धर्म का एक जो कि सौरवादी संप्रदाय था। ब्रह्म समाज किसी शास्त्र को सत्ता के रूप में नहीं मानता था। यह अवतार को आविष्कार करता था, ठीक है। अवतार को, ठीक है, ये अवतार को अस्वीकार करता था, ये बात कही गई थी, ठीक है, अस्वीकार करता था। यह जाति प्रतिबंधों के खिलाफ था और पश्चिम पूर्व धार्मिक गुणों का मिश्रण प्रतिपादित किया। इसने जो कि बहुदेववाद की निंदा की और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार कर दिया था। वही बात करते हैं तो ब्रह्म समाज ने वेदों के धार्मिक खजाने और शिक्षाओं का प्रसार किया, लेकिन कभी यह दावा नहीं किया कि वे वेद असूचक हैं, अचूक हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कर्नाटक संगीत जो कि चेन्नई में है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था। यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रिटेन की सहायता से 1930 में कॉपर संयंत्र कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। एक प्रश्न आया था कि CSIR ने कितनी लड़कियों को इनोवेशन सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 लड़कियों को। 2023 में श्रीलंका के खिलाफ किसने डेब्यू किया था? तो शिवम मावी ने किया था श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू। उन्होंने डेब्यू मैच में 4 विकेट लिए थे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार और सुधारने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को जो कि पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन आया था तो टेनिस से हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आ जाए थे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था KFON का फुल फॉर्म क्या होगा? तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? अगर फार्मूला रेस 1 का आयोजन पूछा गया होगा तो ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसमें आपका जो कि पहली बार जो कि भारत में फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस जो कि जिसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा में बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी। रेस 30 अक्टूबर 2011 को आयोजित की गई थी और इसे जो कि सेबेस्टियन वेट्टल रेड बुल रेसिंग ने जीता था। यह जो कि सर्किट जो कि 5.125 किमी लंबा था और इसे जर्मन वास्तुकार हर्सन टिल्के ने डिजाइन किया था। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी दोस्तों अगर पूछा गया होगा कि जो कि पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, ये पूछा गया होगा तो हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा। अगर फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप पूछा गया होगा तो इसकी मेज़बानी हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में होगा, तो आप कंफर्म करिएगा। बाकी मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 1299 से 1301 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो खिलजी राजवंश का शासन था। अगर राजा पूछा गया होगा तो जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 था। जो कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के कुछ बता देते हैं राजवंश के बारे में, जैसे कि मामलुक राजवंश जो कि 1206 से 1290 था, खिलजी राजवंश जो कि 1290 से 1320 तक था, तुगलक राजवंश 1320 से 1414 तक था, सैयद राजवंश जो कि 1414 से 1451 तक था, अफगान लोदी राजवंश जो कि 1451 से 1526 तक था। तो
आपसे रिलेटेड ये पूछ सकता है दोस्तों, प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन 2018 में हुआ था दोस्तों। पहले जो कि इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र 200 जो कि 28 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर आ, जबकि हरियाणा और दिल्ली ने दूसरे और तीसरे स्थान पर कब्जा किया था। महाराष्ट्र ने 85 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया 2019 की जनरल चैंपियनशिप हासिल की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने खेलों में भाग लिया। जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया खेल का जो कि आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। वहीं बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी यानी 18 से 30 जनवरी तक 2020 में आयोजित किया गया था। इन खेलों में जो कि 10,000 से अधिक एथलीटों और अधिकारियों की भागीदारी होगी। यह एक मेजबान राज्य के रूप में IOA, SGFI और असम के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश हरित राज्य कब बनेगा? तो 2025 तक बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो कि 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो सुपर वासुकी इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। सुपर वासुकी जो कि सबसे लंबी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, सबसे लंबी मालगाड़ी है। सुपर वासुकी नाम की इस ट्रेन की खास बात यह रही कि ये 6 इंजन और 295 डिब्बों के साथ कुल जो है 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, जिसका संचालन छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजानांद गांव के बीच किया गया। यह भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी थी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो 1915 में, तब उनकी उम्र कितनी थी? तो 45 वर्ष थी। 9 जनवरी 1915 को जब अरबिया जहाज़ से मुंबई के अपोलो बंदरगाह को हुआ, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी की उम्र 45 साल थी। ठीक है। तो दोस्तों यही सब प्रश्न आया था। बाकी एक और आया था दोस्तों यहाँ पे कि 1246 में दिल्ली का शासक कौन था? 1246 में अगर पूछा गया होगा तो नसीरुद्दीन महमूद था जो कि दिल्ली का शासक था। नसीरुद्दीन महमूद तुर्की शासक था जिसका शासनकाल 1246 से 1265 ईस्वी तक था, जो कि दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान बना। यह गुलाम वंश से था। ठीक है। वही बात करते हैं, एक दोस्तों क्वेश्चन आया था कि 2023 बजट में घाटा कितना था? तो दोस्तों क्या पूछा था, प्रतिशत पूछा था या फिर संख्याओं में पूछा था? कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा। बाकी मैं बता देता हूं कि 2022 में जो कि भारत की GDP थी वो थी 6.9%, जबकि 2023 में ये घट के आ गई 6.4% का लक्ष्य रखा गया है। यानी दोनों के बीच में दिखाया जाए तो 0.3% का यहाँ पे घाटा नज़र आ रहा है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या था। तिमिर का विलोम शब्द पूछा था तो प्रकाश, ज्योति, आलोक, उजाला भी हो जाएगा, उज्जवल भी कह सकते हैं। ऑप्शन क्या थे कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 19(2) के तहत किस मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत सम्मेलन के इस अधिकार को निर्बाधित भी किया जा सकता है। इस जो कि अधिकार पर प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को ऐसी सभा या सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जिससे लोगों को शांति भंग हो अथवा देश की प्रभुता एवं अखंडता या फिर लोक व्यवस्था संकट में आ पड़े। यानी भीड़ भाड़ या फिर कोई भी ऐसी सभा करने की अनुमति ये जो नहीं देता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था या फिर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय है जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से भी शामिल थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का एक उदाहरण है। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को अंततः रद्द कर दिया था। ठीक है, वही बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, तब लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे। उन्होंने 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत का रक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी लॉर्ड हार्डिंग के काल में भारत आए थे। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। एल्गिन के शासनकाल के दौरान बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग नामक एक भयानक महामारी फैली थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, सर जेम्स लायल का आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा 1896 से 1897 के भारतीय अकाल का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मिंटो ने 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, जो कि ढाका में मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लोकप्रिय रूप से मिंटो मॉर्ले सुधार के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टीएमसी पार्टी से वर्तमान में कितने राज्यसभा सांसद हैं, तो इसका आंसर मैं बाद में दूंगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि मणिपुरी नृत्य, ठीक है, ये मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है? मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है? तो कृष्ण भगवान और राधा की पूजा होती है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? तो 1540, या फिर दोस्तों कुछ चौसा का अगर युद्ध पूछा गया होगा, सन 1539 में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा था, जिसे शेर शाह ने जीत लिया था। दोस्तों ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका राइट आंसर 1539 होना चाहिए। ठीक है, अगर चौसा का युद्ध से पूछा गया होगा तो 1539 होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है दोस्तों 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो 1539 आपका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। पंडित रविशंकर के शिष्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते थे, तो सितार वादक आपका राइट आंसर होगा। घोंघा किस समूह से संबंधित है? तो मोलस्का समूह से संबंधित है। वही बात करते हैं तो घोंघा चूर्णा प्रवार समुदाय से संबंधित होते हैं, जो कि ये यहाँ पे ऑर्थोपोडा के बाद चूर्णा प्रवार दूसरी सबसे बड़ी अकशेरुकी पशु समुदाय है। वे सबसे बड़े समुद्री प्रजाति हैं जो सभी समुद्री प्रजातियों के लगभग जो है 23% हिस्से का निर्माण करते हैं। घोंघे और समुद्री घोंघे जो कि उदरपाद नामक मोलस्का की समुदाय में अकशेरुकीय वर्ग के एक व्यापक वर्गीकरण से संबंधित हैं। तो मोलस्का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। वे 65,000 और 80,000 जीवित घोंघे और समुद्री घोंघे की प्रजातियों के साथ चूर्णा प्रवार समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं और ये व्यापक रूप से सबसे बड़ा विविध वर्ग भी माना जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों तो कि गैस्ट्रोपोडा वर्ग में नामांकित जानवरों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो कि कीड़ों की कुल संख्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हाई कोर्ट में अधिकतम जज कितने हो सकते हैं? दोस्तों ऑप्शन से 1105, 1107, 1108, 1106। तो दोस्तों इसका भी मुझे उत्तर नहीं मिल पाया। बाकी अगर आप लोगों को इसका उत्तर याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
एन मजुमदार ने किस सभ्यता की खोज की थी? तो सिंधु सभ्यता में उन्होंने स्थलों की खोज की थी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता ने शहर के जीवन की शुरुआत को चिन्हित किया और इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी के स्थलों में से एक जो कि चनहुदरो की खोज गोपाल मजुमदार और मैके द्वारा की गई थी। यह गढ़ के बिना एकमात्र साइड थी। वहीं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में पनपी सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे बड़ी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जॉन मार्सन सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से जो कि 1750 ईसा पूर्व से फैल गई थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। इसके अलावा भेड़ और बकरियां, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू जानवर थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। बंदरगाह शहर जो कि सुतकांगेडोर, बालाकोट, लोथल, अल्लाहदीनो और जो कि कुंतसी है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग कपास और ऊन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे। प्रमुख शहरों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। मोहनजोदड़ो जिसको सिंध बोला जाता है, यह सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान, यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चनहुदरो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। लोथल यह कंबे की खाड़ी के प्रमुख पर स्थित है, जो कि सुरकोटदा गुजरात, यह कच्छ के रण के प्रमुख है। बनवाली जो कि हरियाणा में, यह अब विलुप्त सरस्वती तट पर स्थित है। धोलावीरा जो कि गुजरात, यह खुदाई कच्छ जिले में हुई थी, तो जो इसको धोलावीरा कहा जाता है। 2023 में श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में भारत के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से कितने राज्यसभा सांसद हैं? तो अभी वर्तमान में जो कि 23 हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके जो कि राज्यसभा सांसद 303 है। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जिसका 52 सदस्य हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में कितने गरीब हैं? तो 224.3 मिलियन गरीब जो कि कुपोषण के शिकार माने जाते हैं। बाकी दोस्तों ये एग्जैक्ट क्या पूछा था इसका जरूर बताइएगा। वहीं 2022 के अनुसार भारत की रैंक अगर पूछी गई होगी तो 7 थी। बाकी क्या पूछा गया था कमेंट करके बताइएगा। स्कंद का विलोम पूछा था, तो निर्माण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईसत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रचुर होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। बात करते हैं काकरापार परमाणु संयंत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के 700 मेगावाट के भारी जल के रिएक्टर पर 16 नियोजित इकाइयों में से एक है, जो बढ़ते हुए अक्षय नवीकरणीय पीढ़ी के लिए ग्रिड को संतुलित करने में मदद करेगा। रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हृदय होता है, जहाँ एक नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है जो कि ऊष्मा पैदा करती है, जिसका उपयोग वाष्प उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो फिर विद्युत निर्माण के लिए एक टरबाइन को घुमाता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों। भारत की पहली 700 मेगावाट यानी मेगावाट बिजली इकाई और दाबकृत भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण है। PHWR एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर ईंधन के रूप में अप्रकाशित प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है, जो अपने शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग करता है।
PHWR की तरह उन्नत सुरक्षा विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ मुख्य बातें दोस्तों। स्टील लाइनेड आंतरिक नियंत्रण होता है, निष्क्रिय अक्षय ऊष्मा जो कि निष्कासन प्रणाली होती है, कंटेनर स्प्रे सिस्टम होता है, हाइड्रोजन प्रबंधन प्रणाली होती है। वही बात करते हैं दोस्तों, भारत में PHWR तकनीक की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में संयुक्त भारत कनाडाई परमाणु सहयोग के तहत पहले 220 मेगा जो कि वाट रिएक्टर राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि PAPS-1 के निर्माण से हुई थी। स्वदेशी डिजाइन का सबसे बड़ा रिएक्टर आकार 540 मेगा जो कि PHWR था, जिनमें से 2 को तारापुर महाराष्ट्र में निर्मित किया गया था। भारत 2031 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6780 मेगावाट से जो कि 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। एक प्रश्न आया था कि रक्षा के क्षेत्र में FDI कितने प्रतिशत है, तो 74% आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सरकारी मार्ग से 100% की FDI की अनुमति दी गई है। एक प्रश्न है दोस्तों, ये जो कि रिलेटेड क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध पूछा गया होगा, तो 26 जून 1539 को ही चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को हराया गया था। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा बिहार में बक्सर 10 मील की दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना था। तो एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो कि लिंग अनुपात सबसे कम थी या फिर सबसे ज़्यादा, ये पूछा गया था। तो अगर सबसे कम पूछा गया होगा तो दमन और दीव हो जाएगा। अगर सबसे अधिक पूछा गया होगा दोस्तों तो पुडुचेरी हो जाएगा, या फिर पांडिचेरी जिसको बोलते हैं, पांडिचेरी या फिर पुडुचेरी आप कह सकते हैं। तो सबसे अधिक पूछा गया होगा तो फिर आपका पुडुचेरी हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो दमन और दीव हो जाएगा। चलिए जो कि 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं आपको। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था 943 था। और लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, तो 1000 पुरुष पे 943 हैं, उसी को लिंगानुपात बोला जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो कि 933 था, यानी इसमें थोड़ा सा बढ़ गया था। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, जिसमें 1084 महिलाएं हैं, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात जो कि 618 ही है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, पुडुचेरी का माहे जिला भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, जहाँ की जो कि 1176 वाला जिला है। वहाँ पर लिंगानुपात जो है 1176 है, यानी 1000 पुरुषों पे 1176 महिलाएं हैं। वह सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, जहाँ पे 533 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। भारत की जनगणना 2011 जो कि 2 चरणों में आयोजित की गई थी, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस एंड पॉपुलेशन एनुमरेशन। ठीक है, भारत की जनसंख्या जो कि 1210.2 मिलियन दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश 200 मिलियन देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। 1.1 करोड़ की आबादी वाला ठाणे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो कि ज़िला है। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो 7948 की आबादी के साथ अरुणाचल प्रदेश में जो कि दिबांग घाटी भारत का सबसे कम आबादी वाला ज़िला हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में 2001 से 2011 के दौरान उच्चतम गिरावट दर्ज की गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक विकास दर वाला ज़िला जो कि अरुणाचल प्रदेश में कुमे था, जिसने 111% विकास दर्ज की थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम जो कि आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। बाकी और दोस्तों सभी चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड बता दी है।
तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव यानी कासगंज में हुआ था। उसने खुद को तोता ए हिंद कहा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे संगीत की ख्याल और तराना शैलियों के प्रवर्तक थे। कव्वाली के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। एक प्रश्न आया था कि कर्नाटक में कौन सा प्राथमिक ताल यंत्र बजाया जाता है? तो मृदंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनु रानी ने कितना दूर भाला फेंका कर जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो 60 मीटर इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने के लिए 60 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय भाला फेंक एथलीट भी बन गई हैं, महिला एथलीट। ठीक है। वही बात करते हैं तो 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर एक नया कीर्तिमान हासिल किया था। तो अभी 2 अगस्त 2022 की बात है दोस्तों। तो 60 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हुआ था या 1925 में कौन सा कांड हुआ था, ऐसे करके प्रश्न था। तो चलिए इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं। काकोरी कांड जो कि 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है। कहीं कहीं पे इसको 9 अगस्त मान लेते हैं दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 वो तारीख जब क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी से गुजरने वाली एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इस घटना का मकसद था कि इस लूट से इकट्ठा होने वाले पैसों से हथियार खरीदे जाएं और भारत पर कब्जा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाए, ये था। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आत्महत्या या फिर खुद को गोली कब मारी थी? तो 27 फरवरी 1931 को उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं। देखिए 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अंग्रेजी फौज से अकेले ही भिड़े आज़ाद ने अपनी कसम को पूरा करने के लिए उस वक्त खुद पर गोली चलाई जब उनके पिस्टल से सिर्फ एक गोली बची थी। 15 अंग्रेज सिपाहियों को निशाना बनाने के बाद जब आज़ाद की पिस्टल में आखिरी गोली बची थी तब उस गोली को खुद को मारकर देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान कर गए थे। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि नाक पर मक्खी ना बैठने देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घमंडी या फिर आँच न आने देना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके ज़रूर बताइए। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे थर्ड शिफ्ट के मिल पाए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन याद है एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय